मानवीय में। स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। ओके। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, और वो है भारत का इतिहास। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आखिर इतिहास है क्या, और इतिहास क्यों पढ़ते हैं। बहुत ही जरूरी है ये जानना कि इतिहास क्या है। तो ये बताइए कि आप इतिहास से क्या समझते हैं, क्या है हिस्ट्री, क्या होता है इतिहास, आखिर इतिहास क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास, आखिर जरूरी क्या है। इतिहास तो कुछ है नहीं, ना मशीन बनाता है और ना ही मोबाइल बनाता है। तो ऐसी क्या जरूरत है इतिहास की कि जो हमें पढ़ना चाहिए और बहुत जरूरी। इतिहास है क्या पहले ये बताइए। तो देखिए, इतिहास समय की यात्रा है। हम लोग इतिहास में किस कहाँ जाते हैं, पीछे के समय पर। तो समय की यात्रा है इतिहास। जैसे जगहों की यात्रा क्या है, भूगोल, उसी तरह टाइम का जो जर्नी है वो क्या है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री समय की वो यात्रा है जो हमें उस जगह पर ले जाती है जहां से हमारा विकास हुआ है, हम कहाँ से यहाँ तक आए हैं। उस पूरे यात्रा को कहते हैं इतिहास। हम क्या थे और क्या हुए, कैसी कैसी परिस्थितियों में कैसे कैसे निर्णयों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, इन सब का अध्ययन है इतिहास। और इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आज आपके आपका जो वर्तमान है उसका कहीं ना कहीं वो आपके इतिहास से जुड़ा है। आज आप निर्णय लेके यहाँ क्लास में आ रहे हैं, तो आपका जो डिसीजन है आगे चल के आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो उसी तरह से हमने जो निर्णय लिया कि हमें किस तरह का भारत बनाना है, या हमें कौन से आंदोलन करने हैं, या हमें किन मुद्दों पर जोर देना है, उन सब मुद्दों ने आज का भारत बनाया। पहले हम किन किन मुद्दों पर फोकस किए, आखिर हम क्यों गुलाम हुए, कौन सी वो कमियां थी, कौन से वो निर्णय थे, किस वजह से हमारे समाज में क्या दिक्कतें थी जिसकी वजह से आज हम हमारी स्थिति ऐसी रही। तो इतिहास के अध्ययन के बिना भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। बिना इतिहास को जाने आप अपना भविष्य नहीं बना सकते। और अपने इतिहास को समझकर, आप अपनी गलतियों को समझकर तभी आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं और इतिहास से आप सबक ले सकते हैं। ठीक है। तो जो इतिहास है वो बहुत जरूरी है, इसलिए कि आज हमारे यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं, इतिहास में हर चीज के उदाहरण है। वो सारी घटनाएं आपको इतिहास में देखने को मिलेंगी। फिर आपको दिखाई देगा कि आज जो हमारे यहाँ घटना घट रही है उसका भविष्य कैसा हो सकता है। ऐसी कौन से समाज था जहां पर ऐसी ही घटनाएं घटी और बाद में क्या हुआ। जैसे महाभारत ने क्या सिखाया था हमें, महाभारत क्यों लिखा गया था, महाभारत लिखने के पीछे क्या कारण था, कि भविष्य में फिर से महाभारत ना हो। आप महाभारत से सीखें कि आखिर महाभारत क्यों हुआ, क्यों परिवार में लड़ाइयां हुई, और उससे सीख लेकर भविष्य में आप शांति से जी सकें। तो उसी तरह इतिहास में ऐसे बहुत सी घटनाएं थी जिससे आप सीख लेकर मानव जाति को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इतिहास को देखते हैं। तो आज हम इतिहास की इस यात्रा पर चलेंगे, आराम से, धैर्य से। आप उसको रटने की कोशिश मत करिएगा, केवल सुनते रहिएगा। और इतिहास पढ़ने से पहले कुछ चीजें जरूरी हैं। पहला, आप इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है उसकी एग्जैक्ट किसी भी किताब में सेम चीज नहीं मिलेगी। कुछ इतिहासकार कुछ कहते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ कहते हैं, इसलिए उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है कि इसका सही क्या था। आप कैसे बता सकते हो 2000 साल पहले एग्जैक्ट क्या घटना हुई, कोई नहीं बता सकता। इसलिए इतिहास में साइंस मत ढूंढा करो कि एकदम एग्जैक्ट चीज मिले। हाँ, एक एक वो मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, उसका अलग अलग इतिहासकार अलग अलग व्याख्या करेंगे,
थोड़ी डेट ऊपर नीचे होती है, उससे फर्क होने पड़ने की जरूरत नहीं, खासकर एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है। और दूसरा, इतिहास पढ़ोगे तब, सीखोगे तब, जब इतिहास की कहानी में खो जाओ। जब आप एकदम आराम से इतिहास को पढ़ोगे, सीखोगे, हर एक स्मारक से बात करोगे कि ये स्मारक खड़ी है तो क्यों खड़ी है, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, ये युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, इन प्रश्नों के उत्तर से आपका इतिहास बेहतर होगा। तो इतिहास देखिए क्या है कि बीती हुई जो घटनाएं हैं उनकी जो सिस्टमैटिक स्टडी होती है, इसमें हम अपने पर्सनल बायस को अलग रखकर ही इतिहास के साथ न्याय कर सकते हैं। सपोज करिए कोई हिंदू है तो वो इतिहास की ऐसी व्याख्या करना चाहेगा कि इसमें हिंदू श्रेष्ठ दिखाई दे। कोई मुस्लिम है तो वो इतिहास की ऐसी व्याख्या करना चाहेगा जिसमें मुस्लिम श्रेष्ठ दिखाई देंगे। उसी तरह क्रिश्चियन भी वैसा ही करेगा। तो क्या ये इतिहास के साथ न्याय है? क्या ये वास्तविक इतिहास होगा? नहीं। जब तक हम इतिहास को अपने बायस, अपने पक्षपातों से, अपने प्रेजुडाइसेस से आजाद होकर उसमें जो जो वो एविडेंस कह रहा है उसकी एकदम निष्पक्ष होकर जब तक हम स्टडी नहीं करते, हम सही इतिहास नहीं बना सकते। इसीलिए इतिहास साइंस के बहुत पास है, जहां पर हमको ऑब्जेक्टिव थिंकिंग चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। हमारा मन क्या कहता है ये जरूरी नहीं है, हुआ क्या था। हमारा मन कहता है कि नहीं नहीं, हमारे राजा जिसको हम अच्छा मानते हैं वही जीता हो। नहीं, साक्ष्य क्या कह रहा है कि वो जीतने वाला कौन था, वास्तविकता क्या है। ठीक है। तो हमारा सब्जेक्टिविटी से आजाद होकर जब हम चीजों की ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, एक एक चीजों की, तब हम वाकई वास्तविक इतिहास निकाल कर लाते हैं। ठीक है। अब हम लोग इतिहास में नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, हिस्ट्री को। ठीक है। वो 3 मुख्य भाग क्या क्या हैं? वो 3 मुख्य भाग हैं आपके, एक है प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, फिर है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जिसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और एक है हिस्टोरिकल पीरियड जिसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो इतिहास को अध्ययन करते हैं तो हमारे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि हम वहां जाकर देखें घटनाओं को। आखिर कौन सी चीजें हमसे बात करती हैं, इतिहास हमारे सामने लेकर कौन सी चीजें आती हैं? बताइए कौन सी वो चीजें हैं जिससे हम इतिहास को गढ़ते हैं? बताइए कोई जाने, क्या है वो चीजें? साक्ष्य सर, साक्ष्य जो लिखा हो। ओके, एविडेंसेस हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा, अच्छा बताइए, 2 चीजें आपके पास है, एक है कोई पिलर समझ लीजिए और एक है किसी इतिहासकार की बुक। इन दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा सही ऐतिहासिक जानकारी देगा? पिलर। पिलर्स। क्यों? सर वो किसी ने बनवाया था, जो वो पुराना है, बुक तो कोई भी लिख सकता है कुछ भी। गुड। बुक तो आज ये भी लिखी जा सकती है। इंफॉर्मेशन स्टोर है। हाँ, गुड। सर बुक में सोच के हिसाब से लिखा जाता है और वो उस टाइम के चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को के उसमें प्रशंसा में ढेर सारी चीजें लिखी। जरूरी नहीं कि वो सच हो। सच जो इतिहास में लिख कर आ गया है वो जरूरी नहीं जिसने लिखा है कि हर एक चीज। आप अपने आप को देखिए, जब आप अपना वर्णन करेंगे तो क्या ईमानदारी से एकदम हर चीज सही वर्णन करेंगे? सोचिए, अगर आपको अपना ही अपने ऊपर किताब लिखने को दी जाए तो क्या आप अपने कमजोर पक्ष लिखेंगे या अपने को हीरो दिखाएंगे? तो किताबों में अक्सर आपको पक्षपात देखने को मिलता है। इसीलिए किताबें बहुत ही अच्छी स्रोत नहीं होती हैं इतिहास को लिखने की। इसकी जगह पर जो पत्राचार होता है, जो आपके पेपर्स, आप आपस में जो लेटर लिखते हैं वो लोग, या कोई पिलर है या कोई स्मारक है, जब हम उसका अपने अनुसार एनालिसिस करते हैं तब हम सही इतिहास लेकर आते हैं। और जो किताबें उस समय अलग अलग हैं, एक किताब को फोकस ना करके हम 4 किताबों का अध्ययन करते हैं और सच पर पहुंचते हैं कि आखिर वाकई सच क्या होगा। इस पक्ष के लोगों ने क्या लिखा, उस पक्ष के लोगों ने क्या लिखा,
एविडेंस क्या कहता है, इन सबको जोड़कर हम इतिहास बनाते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसके लिए हमारे पास रिटन साक्ष्य नहीं है। ऐसा काल, ऐसा पीरियड जिसके पास हमारे पास कोई भी लिखित, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, प्री हिस्टोरिकल पीरियड या प्राग ऐतिहासिक काल। भारत में ये पीरियड 6 लाख बीसी से शुरू होता है, वर्ल्ड में 3.3 मिलियन ईयर्स अगो शुरू होता है और 3000 बीसी तक ये पीरियड चलता है। ठीक है, हम और ये जो काल है इसमें इसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं, जो भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं उन्हीं के आधार पर करते हैं। ठीक, फिर आता है दूसरा पीरियड और वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो जो हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड है और हिस्टोरिकल पीरियड, उसके बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आया था, संक्रमण काल आया था। और वो ट्रांजिशन पीरियड ऐसा था जहां हमारे पास तो लिखना हमने नहीं शुरू किया था, लेकिन अन्य सभ्यताओं ने लिखना शुरू कर दिया था। हमारे पास अपनी और कुछ हमारी लिपि है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है जो हमें मिली है, हम पढ़ नहीं सकते। तो ऐसे काल को जहां रिटन साक्ष्य तो हैं पर हम पढ़ नहीं सकते, या दूसरी सभ्यताओं में हमारे लिए जो लिखी चीजें हैं उससे हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, उस ट्रांजिशन पीरियड को क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, अब आता है हमारा वो पीरियड जहां से हमारे पास लिखना शुरू हुआ, लिखित साक्ष्य, जो कि 600 बीसी से स्टार्ट हुआ। हमारी सारी किताबें जो भी लिखी हुई हैं वो 600 बीसी के बाद की ही आपको देखने को मिलेंगी। कोई भी किताब 600 बीसी से पहले की नहीं है। इवन आपका जो वेद है, ऋग्वेद है, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे गया था, लिखकर या बोलकर? बोलकर। इसको क्या कहते थे, श्रुति। ठीक है, अब हम लोग ये पूरा का पूरा मैंने क्रोनोलॉजी लिख दिया है, और ये शुरुआत से लेकर हम एक पीरियड वाइज चलेंगे कि किस पीरियड में कौन लोग थे, फिर हम इनको मैप से देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। पृथ्वी बनी बहुत साल पहले, ठीक है, और वहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई 3.3 बिलियन ईयर्स अगो, और धीमे धीमे हम एक जानवर की तरह जी रहे थे। फिर हमने पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया, और जब पत्थरों का उपयोग जिस पीरियड में हमने किया, उस पीरियड को कहते हैं स्टोन एज या पाषाण काल। वहां से हम पत्थर का यूज करते करते आज हम ऐसा ब्रेन की वजह से ऐसी जगह पहुंच चुके हैं कि हम आज पृथ्वी को भी अपने हिसाब से नचा पा रहे। ये बहुत बड़ी चीज है कि इंसान के पास कितनी क्षमता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमारा पहला स्टार्टिंग होता है 3.3 मिलियन ईयर से लेके 3000 बीसी। इस पूरे पीरियड को कहते हैं स्टोन एज। इसको हम लोग आगे देखेंगे, 3 भागों में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, फिर अगला पीरियड आता है जब हमें एक धातु मिली। धीमे धीमे हम पत्थरों से जमीन को खोद रहे थे, फिर जब हम पत्थरों को इस्तेमाल कर रहे थे तो हमें धातु का पता चला। कौन सी वो धातु थी जो मनुष्य को पहली बार पता चली, जिसका उपयोग उसने सबसे पहले तांबे का किया, ठीक है, कॉपर का किया। इसीलिए पत्थर के साथ साथ जब हमने तांबे का यूज शुरू किया तो उस पीरियड को कहते हैं ताम्रपाषाण काल। 5000 बीसी, कोई कुछ कह रहा है? 5000 बीसी में पहली बार तांबे का यूज होना शुरू हुआ। हमारे यहाँ थोड़ा लेट हुआ। और हमारे यहाँ जो ताम्रपाषाण काल है, बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है। एक और चीज आप जानिए कि जब विश्व का इतिहास ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि हर जगह चीजें एक जैसी हो रही थी, नहीं। आप सोचिए, दिल्ली में लोग जितने एडवांस हैं, क्या छत्तीसगढ़ के जंगल में भी उतने ही आगे हैं? बोलिए। आने वाले समय में जब छत्तीसगढ़ के जंगल का साक्ष्य मिलेगा, साथ साथ दिल्ली का भी मिलेगा, तो दोनों सभ्यताएं एकदम अलग लगेंगे कि नहीं लगेंगी? यस सर। और आपको लगेगा कि अरे दिल्ली वाला तो पहले आ गया, जबकि यहाँ पर तो वो चीज यूज भी नहीं हुई। ऐसे ही होता है कि आपका अलग अलग एरिया अलग अलग फेज में होते हैं डेवलपमेंट के।
इतिहास में इसीलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं और उसमें क्रोनोलॉजिकली डिफरेंस होता है। पूरी दुनिया में सबसे पहले तांबा यूज हुआ, लेकिन हमारे यहाँ तांबा यूज लेट में हुआ, ठीक है। और ताम्र पाषाण काल संस्कृति प्राचीन थी, ग्रामीण थी, लेकिन हमारे यहाँ उसका पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का है। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, ठीक है, उस एरिया को बाहर से या कहीं से भी इनको नई टेक्नोलॉजी थी, थोड़ी एडवांस सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, और ये पहले इसका पीरियड देखने को मिलता है। और वहीं पर ग्रामीण सभ्यताएं थी ताम्र पाषाण की, राजस्थान वगैरह के इलाकों में, जो थोड़ी पीछे थी, और इनका पीरियड इसके बाद का भी देखने को मिलता है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। तो 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी, 3000 बीसी से 600 बीसी में हम देखते हैं कौन कौन सी चीजों को। तो सबसे पहले ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक एज, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन ऋग वैदिक पीरियड, और फिर पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ये पूरा पीरियड है जब मनुष्य जो है एक जानवर से सीधे सीधे सिविलाइज्ड होने की तरफ अग्रसर था। पहले उसने अपनी बस्तियां बनाई, जब उसने नवपाषाण काल में पहली बार उसने खेती शुरू की। खेती सबसे पहले कब शुरू हुआ था? नियोलिथिक एज में, ठीक है। और पशुपालन जो था वो कब शुरू हुआ था? मेसोलिथिक में। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर धीमे धीमे वो बसना शुरू किया उसने, फिर धीमे धीमे बस्तियां बनी, बस्तियों से धीरे धीरे जनपद बने, वो बड़े होते गए, और उसी तरीके से हमारी सभ्यता बड़ी होती गई। फिर हमारा जो 600 बीसी से 300 बीसी का एक पीरियड है, उस पीरियड में हमारे यहाँ क्या हुआ? बड़े बड़े राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ। हमारा जो कबीला था वो बड़ा होता चला गया, और बड़े होते होते जनपद किसमें तब्दील हो गए? महाजनपद में। और यही इन्हीं महाजनपदों ने किसको जन्म दिया? साम्राज्यों को। और ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव होने के पीछे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, और वो था लोहे का इन्वेंशन। जब इन लोगों के पास लोहा मिल गया तो लोहे से ये जंगल काटने में सक्षम हुए। फिर ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़े। आगे हम मैप में दिखाएंगे, पहले हम लोग ये क्रोनोलॉजी देखते चले जाए। तो फिर महाजनपद काल, उसी समय 500 बीसी के करीब, 550 बीसी के आसपास बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जन्म होता है। और इसी समय एक मगध के पहले वंश का जन्म होता है जिसका नाम है हर्यक वंश। इसके संस्थापक थे बिंबिसार। इन्हीं के पुत्र को आप लोग जानते हो जनरली अजातशत्रु के नाम से, ठीक है। तो मगध एक समय देखिए जो बिहार पटना इतना आगे था, आज वो हमारे ऐतिहासिक गलतियों की वजह से सबसे पीछे हो चुका है। सोचिए, जो पूरे विश्व में सबसे आगे था, उस समय इतनी चीजें थी, कई चीजें थी पटना में, जो एक बड़े बड़े साम्राज्य को पटना ने जन्म दिया। पर क्या वजह है कि पटना पीछे चला गया? ठीक है। तो हर्यक वंश के बाद आपका ईरानी आक्रमण होता है। उसी समय एक बहुत बड़ा वंश होता है हखामनी, एक्मेनिड अंपायर, पर्शियन इन्वेजन होता है भारत में। पहला विदेशी आक्रमण, डेरियस प्रथम एक बहुत बड़ा विश्व का राजा था, और उसने ईरान से यहाँ पर हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट में आक्रमण किया, ठीक है। और उस समय वहां पर जो है छोटे छोटे कबीले थे, तो इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण अगर क्वेश्चन पूछता है तो किसका हुआ था? ईरानियों का हुआ था, ठीक। फिर हर्यक वंश जब मगध में समाप्त होता है तो उसके बाद एक वंश आता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश जब मगध में समाप्त होता है तो फिर आता है फेमस नंद वंश। इसी नंद वंश के घनानंद ने किसका अपमान किया था? चाणक्य का। चाणक्य। और चाणक्य के अपमान की वजह से एक साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य। और इसी नंद वंश के घनानंद के समय में एक आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में, 326 बीसी में, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। एक छोटा सा, बहुत ही कम उम्र की जर्नी में पूरे विश्व में भ्रमण करे। मनुष्य की इच्छा शक्ति देखिए, आप छोटे छोटे परीक्षाओं से इतना भ्रमित होते हो, व्यथित होते हो। एक व्यक्ति एथेंस से चलना शुरू करता है और सामने सबको रौंदते हुए भारत तक पहुंच जाता है। देखते हैं इच्छा शक्ति। वहां जान जाने का भी डर होता है। परीक्षाओं में जान जाने का डर होता है क्या?
केवल पढ़ना है और सीखना है। फिर 322-23 बीसी से 187 बीसी में एक बहुत बड़े भारत के साम्राज्य का उदय होता है, मौर्य साम्राज्य। और ये उस समय के का भारत को बहुत, इसका जो साम्राज्य होता है भारत से बाहर अफगानिस्तान से लेके दक्षिण तक, बंगाल तक, हर जगह फैला होता है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आपके अशोक, ये 3 महान शासक होते हैं और इनको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग एक सोचिए धीमे से कबीले से शुरू हुए थे पाषाण काल से और पहुंच गए मौर्य साम्राज्य तक। बीच में कई विदेशी आक्रमण भी हुए, ठीक है। अब इसके बाद जब मौर्य साम्राज्य कमजोर होगा तब विदेशी आक्रमण और बढ़ जाएंगे। जब एक बेहतर साम्राज्य कमजोर होता है तब आक्रमण विदेशियों का बढ़ जाता है। फिर हम 200 बीसी से लेकर 300 ईस्वी का पीरियड देखेंगे, इसमें ढेर सारे आक्रमण होते हैं। पहले हम लोग उस मगध की स्थिति देख लेते हैं जहां मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। तो कहां पे, वहां मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन होते हैं, कोई बता सकता है? बृहदत्त। बृहदत्त। उनकी मृत्यु का हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। गुड। और इसी पुष्यमित्र सिंह शुंग का एक अयोध्या में अभिलेख मिलता है जिसमें वो क्या बोलते हैं कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी छोटी सी शासनकाल होता है। शुंग ब्राह्मण थे और इनका 187 ईसा पूर्व से लेके 75 बीसी तक इनका शासन रहता है। फिर इनके बाद आता है कण्व वंश, और कण्व वंश जो है वो 75 बीसी से 30 बीसी तक इसका पीरियड होता है। इसी बीच ये मगध में बैठे हैं और ये वेस्टर्न बॉर्डर पर इधर विदेशियों के आक्रमण हो रहे हैं। पहला विदेशी आक्रमण होता है, उसके बाद इंडो ग्रीक, हिंद यूनानियों का। ये कौन है? ये वही ग्रीक लोग हैं जो उसकी मृत्यु के बाद, अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उन्हीं इलाकों में बसे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बाद में जैसे ही यहाँ पर कमजोर हुआ शासन, अपना पैर फैलाया पश्चिम की तरफ, ठीक है, पूरब की तरफ। फिर उसके बाद आता है शक। अभी हम दिखाएंगे कौन है ये लोग। इंडोसीथियन आते हैं, फिर पहलव आते हैं, इंडो पार्थियन आते हैं, देन कुशानाज आते हैं। कुशान से तो आप लोग परिचित ही हैं, कनिष्क। फिर आंध्र सातवाहन वंश साउथ में आता है। साउथ का सबसे पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था आंध्र सातवाहन। उसी समय में एक मीटिंग होती है, संगम एज जिसको कहते हैं। साउथ में साहित्यकारों का एक सम्मेलन होता है जो कि 300 बीसी या 200 बीसी से 300 एडी तक चलता है, जिसमें चोल, चेर और पांड्य, साउथ की 3 बड़ी ताकतें होती हैं उस समय की, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन हाँ ये उस समय वहां पर रहते हैं साउथ में। ये लोग जो हैं मिलकर संगम कराते हैं, ठीक है। फिर आता है 300 से 600 ईस्वी का पीरियड। देखिए हम लोग कितनी जल्दी 300 साल कंप्लीट कर रहे हैं केवल कुछ ही किताब लाइन में, सोच रहे हैं आप। अगर इतना जितना मैं आज बता रहा हूं, अगर इसको आपने ध्यान से केवल इनको, इनकी क्रोनोलॉजी बना ली तो आपका इतिहास आज से ही तेज हो जाएगा, ठीक है। कि कौन आया, कब आया, इस पीरियड में केवल इतना देख लीजिए कौन कौन आया, ठीक है। अभी मैप में दिखाएंगे तो और अच्छे से दिखेगा। 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में का जो काल होता है, अब उस समय एक बड़े साम्राज्य का फिर उदय होता है, गुप्त साम्राज्य। 319 से लेकर 550 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसका भी केंद्र बिंदु यूपी और बिहार ही होता है, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य का वो शासक जिसने कभी युद्ध नहीं हारा, क्या नाम था उसका? कौन था वो? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त सर। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को किसने कहा है भारत का नेपोलियन? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ एक राइटर थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। उसी समय जब गुप्त वंश यूपी और बिहार में था, इधर नाग वंश था मध्य प्रदेश के पास,
साउथ में महाराष्ट्र में वाकाटक वंश था। अजंता और अजंता की जो गुफाएं आप देखते हो उसको बनवाने में इसी वंश का मेन हाथ है। और साउथ में कर्नाटका में एक कदम्ब वंश था, वहीं पर और साउथ में वहीं पर छोटा सा वंश कलाभ्र वंश था। और फिर यहीं पर नीचे ही कर्नाटका में के ही पास एक छोटा सा वंश था पश्चिमी गंग वंश, वेस्टर्न गंग। और तेलंगाना में आंध्र इक्ष्वाकु वंश थे। तो ये सब छोटे छोटे वंश थे उस पीरियड में इंडिया में, इन्हीं लोग का राज था। फिर जब गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद फिर जो छोटी छोटी ताकतें होती हैं, जो गुप्ता के सरदार होते हैं, वो सब अपने आप को आजाद कर लेते हैं। जैसे कि आपका मौर्य वंश के पतन के बाद छोटे छोटे सरदार अपने आप को आजाद करके जगह जगह साम्राज्य बनाते हैं, उसी तरह गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भी छोटे छोटे वंश बन है वो साम्राज्य बनते हैं, हर जगह अपनी अपनी स्वतंत्रता बनाते हैं। तो ये जो 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी का पीरियड है, 680 से 1200 एडी का पीरियड, इसमें आपको जगह जगह अलग अलग वंश मिलेंगे। मैत्रक वंश गुजरात में मिलेगा, कन्नौज में आपको मौखरी वंश मिलेगा, बंगाल में गौड़ वंश मिलेगा, थानेश्वर में आपको पुष्यभूति या वर्धन वंश मिलेगा, कर्नाटक महाराष्ट्र में चालुक्य वंश मिलेगा, तमिलनाडु में पल्लव वंश मिलेगा। और जो तुम्हारा पुष्यभूति वंश है उसकी समाप्ति के बाद कन्नौज में ही वर्मन वंश मिलेगा। अरे यार ये तो बड़ा अलग है। फिर आपका इसी समय ये जो उसके बाद के पीरियड में आपको ये जो शाकंभरी के चौहान है, ये भले आपको 551 में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लोग 1000 के अराउंड एक्टिव होते हैं, ठीक है। पूर्वी चालुक्य और जो वेंगी चालुक्य हैं, ठीक है। दिक्कत हो रही, क्या डिस्टर्ब हो रहा है क्या? एक सेकेंड, पीछे बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है वेंगी के चालुक्य, ये जो हमने अभी देखेंगे वहां पर जो बादामी के चालुक्य थे, उन्हीं का एक शाखा थी वेंगी की चालुक्य। ये हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीरियड को देख रहे हैं कौन से वंश कब, अभी हम लोग सब विस्तार से पढ़ेंगे। बस एक इंट्रोडक्शन है कि हम भारत का इतिहास पाषाण काल से लेकर स्वतंत्रता तक देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से वंश हमें जानने चाहिए। इन वंश के बारे में अगर आप 4-4 लाइन भी जान लेंगे तो बहुत से लोगों से के इतिहास से आप बहुत आगे होंगे और धीमे धीमे इनसे परिचय बढ़ेगा, एक बार में नहीं बढ़ेगा। उसी तरह आपका कारकोट वंश था 625 से 855। कहाँ था ये, कोई बता सकता है? कारकोट वंश कहाँ था? कश्मीर में। कश्मीर में, बहुत बढ़िया। त्रिपुरी के कलचुरी वंश, त्रिपुरी मतलब जबलपुरी के पास कलचुरी वंश था जो कि 600 से लेके 1200 तक था। गुजरात में 3 वंश थे, गुजरात का चावड़ा वंश, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि 2 वंश और थे, सोलंकी वंश था और वाघेल वंश था। गुर्जर प्रतिहार ये कब बने? जब आपका कन्नौज में हर्षवर्धन की शक्ति कमजोर हुई तो वहां एक वंश का उदय हुआ, वो था गुर्जर प्रतिहार वंश हमारे उत्तर भारत में। उसी समय जब चालुक्यों की शक्ति कमजोर हुई दक्षिण में तो एक और वंश आया, राष्ट्रकूट वंश। और जब बंगाल में गौड़ की शक्ति कमजोर हुई, गौड़ वंश की, तो पाल वंश आया। और चंदेल वंश तब आया जब ये गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुए, तब चंदेल वंश आया। और उधर साउथ में एक लेटर चोलाज आए, आप लोग सब लोग जानते हो, राजेंद्र प्रथम, इन लोगों का नाम, बृहदेश्वर मंदिर, तो ये लोग लेटर चोला थे। बाद में चोला के कई वंशज होंगे, एक शुरुआत में हम संगम पीरियड में चोल देखे, फिर बीच में ये लोग कमजोर हो जाएंगे, फिर ये मजबूत होंगे 800 के करीब, और फिर ये धीमे धीमे मजबूत होते जाएंगे। फिर हम उधर कश्मीर में कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश आता है, और कश्मीर में उत्पल वंश के बाद आखिरी में लोहार वंश आता है, और फिर कश्मीर सल्तनत की स्थापना होती है। शाहमीर वहां पर मुस्लिमों की स्थापना, मुस्लिम वंश की स्थापना करता है। इधर आपका उज्जैन धारा में एक वंश की उत्पत्ति होती है, परमार वंश। जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर होते हैं तो एक बुंदेलखंड में चंदेल बनते हैं, उज्जैन में परमार बनते हैं। और कल्याणी के चालुक्य, मतलब ये जब राष्ट्रकूट कमजोर होंगे
तो जहां राष्ट्रकूट थे वहां पर ये चालुक्यों का साम्राज्य होगा। और गुजरात के चालुक्य या सोलंकी यही वंश है जिसके समय में महमूद गजनवी आक्रमण करेगा सोमनाथ के मंदिर पर। ठीक है, उसी तरह से आपको साउथ में एक और वंश मिलेगा, होयसल वंश। और बंगाल में जब पाल वंश समाप्त होता है तो सेन वंश आता है। और हमारे वहां पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास गढ़वाल वंश आता है। और उड़ीसा में एक वंश बनता है पूर्वी गंग। इस वंश ने क्या बनवाया था? पूर्वी गंग वंश ने, बता सकते हैं आप लोग? अरे सूर्य मंदिर, मंदिर बनवाया था एक। जगन्नाथ जी का मंदिर, ये सब यही लोग तो बनवाए थे। अब इसके बाद हमारा ये जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है और पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में हार जाते हैं, यही वो समय है जो आप कहते हैं ना भारत का विश्व का इतिहास कैसे बदलता है। एक युद्ध 1192 का तराइन का युद्ध, ठीक है, और 1191 का तराइन का युद्ध। इस युद्ध ने भारत की किस्मत बदल दी। पहले मोहम्मद गौरी हारता है पृथ्वीराज चौहान से, और फिर पृथ्वीराज चौहान उसको मारने की जगह छोड़ देते, और फिर मोहम्मद गौरी आता है और सारे के सारे भारत के राजा फिर हारते हुए ये तुम्हारा सल्तनत वंश की स्थापना हो जाती है। और धीमे धीमे हमारे यहाँ पूरा परिदृश्य भारत की बदल जाता है। तो ये 1200 से 1500 का पीरियड वो पीरियड है जब भारत की संस्कृति में भयानक बदलाव आए, बहुत चीज बदली। और बहुत सी चीजें इसलिए भी बदली क्योंकि हमारे राजा न पहले सीखते थे न आज सीखते हैं, और हम हमेशा से पीछे ही रहते हैं। तो आइए सल्तनत काल को देखते हैं। जब मोहम्मद गौरी मर जाता है 1200 में और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मामलुक वंश की स्थापना होती है, गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो 1206 से लेकर बाबर के आने तक मुगल वंश दिल्ली की तरफ यही सल्तनत काल के शासक बदलते रहते हैं। 1206 से 1290 तक मामलुक वंश का शासन रहता है। फिर 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन होता है। फिर 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहता है। फिर 1414 से 1451 तक आपका सैयद वंश। फिर 1451 से 1526 तक लोधी वंश। उसी समय दक्षिण में कुछ और छोटे छोटे राजा होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में देवगिरी के यादव या सेउना वंश, उसी तरह तेलंगाना में काकतिया वंश, और पूरे दक्षिण में एक साम्राज्य बनता है जो कृष्णा नदी तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में होता है, वो है विजयनगर साम्राज्य। उसके उत्तर में एक साम्राज्य बनता है, वो था बहमनी साम्राज्य, और इन दोनों में 200 साल लड़ाई देखने को मिली है। उसी तरह कश्मीर में कश्मीर सल्तनत, बंगाल में बंगाल सल्तनत, और उड़ीसा में एक शासन होता है गंग वंश के बाद जो पूर्वी गंग हमने देखा था उसके बाद एक गजपति वंश बनता है। और 1500 ईस्वी के बाद फिर पूरा का 1526 से लेकर 1857 तक मुगल वंश रहता है। ठीक है, और जब बहमनी वंश टूटता है तो वहां पर 5 अलग अलग शासक बनते हैं। अहमदनगर में निजाम शाही वंश, बीजापुर का जो गोलकुंडा का तुम वो देखते हो गोल गुंबद, वो सब इन्हीं का था। बीजापुर का नहीं है, आदिल शाही वंश ने गोल गुंबद बनवाया था। तो बीजापुर का आदिल शाही वंश, बरार सल्तनत, बीदर का बरीश शाही वंश और गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश। तो ये सब बहमनी साम्राज्य के टूटने से बनते हैं। आगे आप देखेंगे फिर रिवाइज होगा। बहुत प्रसिद्ध वंश हम लोग जानते ही है महाराणा प्रताप का मेवाड़ का सिसोदिया वंश, ये आपका राजस्थान में रहता है। वहीं अम्बेर और जयपुर की रियासत होती है 1146 से 1949 तक इनका रहता है। और इसी अम्बेर की रहती है, कौन रहता है अम्बेर का? अम्बेर का कोई रहता है? अकबर की जो हिंदू पत्नी होती है हरखा बाई, जिसको आप लोग जोधा भाई भी कहते हैं, कि हाँ सर, जोधा। अम्बेर के राजा भारमल की पुत्री होती हैं। और ये जो है, और इन्हीं के पुत्र जो होते हैं वो जहांगीर होते हैं। ठीक है, तो भारमल की जो पुत्री होती है ये क्या नाम है, और इन्हीं के जो एक और भाई होते हैं वो होते हैं भगवान दास। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर मारवाड़ में भी एक रियासत होती है जोधपुर की रियासत। तो ये सब कुछ छोटी छोटी रियासतें थी वहां की।
और इधर आप लोग देख सकते हो कि ये वाला वंश है जहां पर हैदर अली और टीपू सुल्तान, वाडियार वंश मैसूर का, जिसके ये लोग वो रहेंगे, मंत्री रहते हैं। मराठा साम्राज्य जो कि 1674 में जब शिवाजी साम्राज्य की स्थापना करते हैं तब से लेकर तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध रहता है जब पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है 1818 तक चलता है। हैदराबाद के निजाम 1724 से 1948 तक चलता है जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिला लिया जाता है। अवध के नवाब ये 1722 से 1858 तक चलता है जब आउटरम की रिपोर्ट लगाकर डलहौजी अवध को अंग्रेजों में मिला लेते हैं। बंगाल का नवाब ये 1717 से 1884 तक चलता है जब मीर कासिम मीर जाफर हार जाते हैं। और सिख साम्राज्य जो 1799 से 1849 तक चलता है जब सिखों को सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध में हराकर डलहौजी सिख साम्राज्य को मिला लेते हैं। तो ये हमने एक क्रोनोलॉजी पढ़ी, इतना ही है आपका हिस्ट्री मोटा मोटी। ठीक है, हम लोगों ने 1 घंटे भी नहीं किया और इसको एक तरह से कवर किया, तो बड़ा है नहीं, फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा मैप से देखते हैं। तो हमारे भारत में जो स्टोन एज शुरू होता है वो होता है 6 लाख BC से 3000 BC तक, और इसको 3 पीरियड में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब आप बताइए जो आग का आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? सर 9% का। और कोई मेसोलिथिक। नियोलिथिक, और कोई बताए? निशित? मेसोलिथिक। मेसोलिथिक। निशित बताइए। हाँ 9% का लियो। मेसोलिथिक 9। सृजन बता सकते हैं? फायर का आविष्कार कब हुआ था? सबको पता होना चाहिए। पैलियोलिथिक, वेरी गुड। पैलियोलिथिक में हुआ था आग का आविष्कार। कैसे नहीं होगा, तुम खुद सोचो। ये बताइए, पत्थर को पत्थर से मारते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, देखा है कभी? किसी ने देखा है कभी कि नहीं देखा? पहले बच्चे जो छोटे हाँ होते थे सर, हाँ सर। वो जाते थे पटरी पर, पत्थर से पत्थर मारते थे और चिंगारी निकलती थी ट्रेन के पटरी की तरफ। ठीक है, तो जब हमारे पूर्वज लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे तो पत्थर से पत्थर का जब ये लोग मारते थे तो आग निकला, तो इन्हें पता चला कि आग ऐसे निकलती है। तो पैलियोलिथिक में होगा कि नहीं आग? अब ये जो मेसोलिथिक एज था, इस समय क्या हुआ ऐसा जो बड़ा इंपॉर्टेंट था? सर खेती हुई थी। खेती नहीं हुई थी, जानवर पाला पशुपालन। गया तो जाना है या सर जानवर, सर तीनों पशुपालन यूज हुआ होते था, हैं। डोमेस्टिकेशन हुआ था, और सबसे पहला उदाहरण भारत में कुत्ता पशुपालन का पालन। कहाँ से पाया जाता है? बताइए। आजमगढ़। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ बागौर। और राजस्थान में बागौर। सर इन मध्य दो। प्रदेश के हाँ, हेलो, आवाज कट रही तुम्हारी। हेलो, हाँ इंदु कुछ कह रही हो? हेलो, नहीं आवाज कट रही इंदु। ठीक। तो ये तुम्हारा, और नियोलिथिक जो एज थी इसमें शुरू होती है खेती। तो अब यहां से हम बसना शुरू करेंगे ना। अब कहीं खेत लगाओगे, फसल लगाओगे, तो थोड़े दिन जब तक फसल होगी नहीं तब तक वहीं घर रख के बैठोगे, तब हम जो खाना बदोश जीवन था हमारा वो खत्म हुआ। ये सब हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो हम लोग बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जब देख सकते हो अलग अलग जगह पर आपको साइट पाई जाती है, मेसोलिथिक और तुम्हारा अर्ली स्टोन एज की, लेट स्टोन एज की। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो कि ये सब जो आपका लोथल है और भीमबेटका है, ये आदमगढ़ है। आदमगढ़ वही जगह है जहां पर उसका साक्ष्य मिला अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन का। इधर ब्रह्मगिरी है, पिकली हल है, पय्यम हल्ली है, और आपका कुरनूल है। बहुत से ऐसी जगह हम लोग देखेंगे जहां पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो ये था। अब आता है ताम्र पाषाण काल। उसका पीरियड कब से कब तक था? वो था 2500 BC से लेकर 700 BC तक आपको
चालकोलिथिक एज का साक्ष्य मिलेगा। कहाँ कहाँ से मिलता है? मेनली राजस्थान में एक सबसे पहला मिलता है, गणेश्वर कल्चर जिसको बोलते हैं। फिर राजस्थान से ही मिलता है दूसरा, जिसको आहार कल्चर बोलते हैं। फिर यहाँ पर कायथा कल्चर मिलता है, यहाँ पर मालवा कल्चर मिलता है, और सबसे बाद का है जोरवे कल्चर, जो कि आपका महाराष्ट्र में मिलता है, चालकोलिथिक एज। ठीक है। और इधर आपको एक उसी के समय में एक और कल्चर मिलता है जहां पर ढेर सारे कॉपर के खजाने मिले हैं, कॉपर की सामग्रियां मिली हैं, जिसको ऑकरे कलर्ड पॉटरी या कॉपर होर ट्रेडिशन कहा जाता है। और ऊपर यहाँ पर उस समय कश्मीर में नियोलिथिक पीरियड चल रहा था, और आप देखिए उसी समय साउथ इंडिया में भी नियोलिथिक पीरियड चल रहा था, जब यहाँ पर लोगों को तांबा मिल गया। अभी साउथ इंडिया के पास तांबा नहीं पहुंचा है, वहां पर वो लोग जो है पत्थरों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। फिर साउथ इंडिया में कुछ समय बाद लोहा मिल जाएगा, क्योंकि धारवाड़ की चट्टानें कहाँ हैं? यही है, कर्नाटका में, है कि नहीं? तो यहाँ मिलेगा। तो ये आप लोग देख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये चालकोलिथिक एज था वो किधर फैला, तो वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। इतना मोटा मोटी आपको याद रहना चाहिए। पहला वाला, सबसे पहला कॉपरे कल्चर जो तुम्हारा चालकोलिथिक एज कल्चर कौन था? तो गणेश्वर कल्चर था। कुछ का नाम याद कर लीजिए चालकोलिथिक कल्चर के। पहले आप इनके केवल नाम जानिए, अंदर मत जानिए। एक गणेश्वर था, एक आहार था, एक कायथा था, एक जोरवे था। ये चार कल्चर आपको पता चल गए। तो आपको पता चला कि ये मोटा मोटी 2500 से लेके 700 बीसी के बीच में कुछ थी संस्कृतियां, कुछ अलग चीजें इसमें थी जो हमें आगे जाननी है। अभी तो आपको इनके नाम जानने, ठीक है। धीमे धीमे हम इनसे और परिचित होंगे। ठीक है। फिर अपना फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी 3 स्टेज पाई जाती है। एक प्री मेच्योर स्टेज, एक मेच्योर स्टेज, एक पोस्ट मेच्योर स्टेज। मतलब एक पहले मेच्योर स्टेज से पहले की बस्तियां जहां अभी शुरू हो रहा था डेवलपमेंट, फिर जब ये खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया, उसके बाद की बस्तियां, और बीच में सबसे इंपॉर्टेंट मेच्योर फेज जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीक पर थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था वो कौन सा था? कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा। और ये जो हड़प्पा था ये किस नदी के किनारे था? सर रावी। रावी नदी के। गुड। तो ये हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था जो कि रावी नदी के किनारे है, और बाकी के मैक्सिमम जो स्थल थे वो इंडस या उसकी सहायक नदियों के किनारे थे, उनके ट्रिब्यूटरीज के किनारे थे, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे देखा जाएगा इसमें क्या क्या था। लेकिन ये एक शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा। इसके पास शहरी सभ्यता क्या होती है? किस सभ्यता को शहरी सभ्यता कहते हैं? बताइए। जहाँ पर सब पानी वगैरह की अरेंजमेंट इनके मतलब अच्छा अलावा हो, भी मैनेजमेंट। मतलब उसके अलावा भी अलग अलग चीजें लोग प्रैक्टिस करते हैं। सर व्यापार वगैरह जो होता है। व्यापार वगैरह भी होते हाँ थे सर, देखो, इसमें जहाँ नालियाँ पर वगैरह का। सिंपल सा डेफिनेशन है, जहाँ पर बताओ लोगों जी। का मुख्य व्यवसाय खेती ना हो, उसके अलावा कुछ और हो, जैसे व्यापार वगैरह, उस जगह को शहर कहते हैं। और जहां पर मुख्य व्यवसाय मैक्सिमम लोग खेती में लगे हैं, उसको गांव कहते हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में ढेर सारे अलग अलग बिजनेस करते थे लोग, जैसे कि अलग अलग चीजें बनाते थे। इनके पास ब्रॉन्ज भी था, केवल कॉपर नहीं था। कॉपर में क्या मिलाते हैं कि ब्रॉन्ज बनता है? टिन 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 मिलाते हैं, तो इनको टिन भी मिला। लेकिन इसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर ब्रॉन्ज की सबसे ज्यादा चीजें मिली इसलिए ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, या यहाँ पर ब्रॉन्ज पहली पहल देखने को मिलता है इसलिए ब्रॉन्ज एज कहा जाता है? पहले पहल नहीं सर। हाँ। तो यहाँ ब्रॉन्ज, चूंकि हमारे पास टिन बहुत था नहीं, हम अफगानिस्तान वगैरह से लेते थे, तो जो टिन था यहाँ पर चूंकि ब्रॉन्ज की सामान मिले हैं इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। और मेनली ये आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है
वो एक शहरी सभ्यता है। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड शहर मिलते हैं, जो जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, तो पानी भी देखा, ड्रेनेज व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी, साफ सफाई देखने को मिलेगा। हर चीज को इन लोगों ने ध्यान में रखा था। आज से कई हजार साल पहले ऐसे सुव्यवस्थित शहर बसे थे। और आज के शहर क्या उस शहर जैसे सुव्यवस्थित हैं? आपके शहर में क्या सारी नालियां ढकी होती हैं? नो बोलिए। सर। तो क्या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पीछे हैं? एंड वी आर सेइंग कि हम बहुत आगे हैं। 2600 बीसी पहले एक सभ्यता थी, उससे पीछे सफाई के मामले में। क्या हमारे यहाँ कूड़े को बेहतर ढंग से बर्बाद करने की व्यवस्था है? दिखता है आपको? 20वीं सेंचुरी का भारत, जहां पर हर एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या वो आपको आपके मुद्दों में भी दिखता है कि कूड़ों का सही से निस्तारण करना चाहिए, पर्यावरण को देखना चाहिए? आपसे कहीं अच्छे हैं हम सबसे, आप ही क्यों, हम भी हैं, हम सबसे कहीं अच्छे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ये लेकिन बर्बाद क्यों हुए? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको हथियार देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग वो थे, सभ्य थे, और ये लोग युद्ध वगैरह नहीं करते थे। इसके कई थ्योरीज हैं कि ये बर्बाद इसलिए भी हुए कि बर्बर जातियों ने आक्रमण कर दिया, इन्हें मार डाला, या इसलिए भी हुआ भूकंप आया, किसी ने कहा आग लग गई। अलग अलग थ्योरीज हैं। किसी ने कहा इस एरिया में सूखा आ गया। तो अलग अलग थ्योरीज इसकी आपको देखने को मिलेगी। अब आता है अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड। अभी तो इतिहास को रीराइट करने की एक परिपाटी चल रही है। इतिहास को हम वैसा लिखना चाहते हैं जैसा हमें अच्छा लगे। हम उसमें अपनी अपनी थ्योरी, अपने दिमाग की थ्योरी डालना चाहते हैं। एविडेंसेस का किसी को लेना देना नहीं है। अर्ली वैदिक पीरियड, तो ये इंडो आर्यन आते हैं। आपकी जो भाषा है हिंदी, यूरोप की कई भाषा, जर्मन से हिंदी का कुछ लेना देना है? जर्मन किसी ने सीखा है? कोई जानता है कि जर्मन और हिंदी में कुछ सिमिलैरिटीज हैं? यस सर। सर जर्मन का सबसे ज्यादा जो मतलब सिमिलैरिटी है वो संस्कृत से है। वही संस्कृत, मतलब संस्कृत से तो हिंदी आई है ना थोड़ी बहुत। यस सर, इंडो यूरोपियन इंडो लैंग्वेज। यूरोपियन लैंग्वेज। तो सोचिए हमारे पूर्वज वहां से आए हैं। आप एक बात सोचिए, जो हम भूगोल से इतिहास आप आराम से जज कर सकते हो। जो हमारा इंडिया था वो किधर से आया था? साउथ से कि नॉर्थ से? इंडिया की जो प्लेट थी वो किधर से आई? साउथ से। तो साउथ से कोई चीज आएगी और वो साउथ गर्म से। इलाकों से आई थी। तो गर्म इलाके में गोरे लोग होते हैं, काले लोग होते हैं? काले। तो यहाँ के जो मूल निवासी होंगे वो कैसे होंगे? काले होंगे। काले। तो ये जितने काले भी हैं। गोरे लोग हैं वो किधर पाए जाते हैं? ठंडे इलाकों में। तो ये जो आर्यन ब्रीड है, ये इसके जो लोग गोरे पाए जाते हैं वो कहाँ से आए होंगे? ठंडे इलाके से। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कल्चर चेंज होता है। भगवान ने मनुष्य को एक जगह से दूसरे जगह जाकर बसने और अपनी संस्कृति को डेवलप करने का ही वो दिया है, क्षमताएं दी हैं। वो अलग बात है कि आज हम अपने थ्योरीज में इनको लड़ाइयों में तब्दील करते हैं, बिकॉज वी आर डायनेमिक, वर्ल्ड इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। हम लोग डायनेमिक हैं, एवरीथिंग इज डायनेमिक। हर चीज बदल रहा होता है, मनुष्य एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए संस्कृतियां बदलती हैं जगह जगह। आप संस्कृति को स्थिर नहीं रह सकते, आपको संस्कृति में समावेश करना पड़ेगा, नई नई चीजों को शामिल करना ही पड़ेगा अगर उसको आपको लॉन्ग टर्म तक ले चलना है तो। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल हुआ, ये इधर से लोग आए, और ये पीरियड था 1500 बीसी से 1000 बीसी का। और इसमें आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ऋग्वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति थी, वो एक रूरल संस्कृति थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। संस्कृति और सभ्यता में बहुत हल्का सा अंतर होता है। संस्कृत सभ्यता में मूर्त चीजों को भी देखा जाता है, संस्कृति में अंतली जो आपकी सामने दिख रही, प्रत्यक्ष दिख रही डायरेक्ट एविडेंसेस, वो सभ्यता या सिविलाइजेशन कहला जाते हैं। और जो कल्चर होती है वो आपकी
सब्जेक्टिव चीज होती है, मेनली आपका फिलोसफी होता है, आपका रहन सहन, खान पान, ये जीवन शैली, रहने का तरीका, दीज आर कल्चर्स। एंड सिविलाइजेशन की उस कल्चर से हमने किस तरह की चीजों का निर्माण किया, अभी आगे डिस्कस करेंगे कभी। तो यहाँ पर जो है ये ऋग्वैदिक काल में याद रखना है आपको कि ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस एरिया में एक समय इतनी उन्नत शहरी संस्कृति रहती थी, अचानक क्या हो गया 300-400 साल में कि वहां पर फिर वो पीरियड का कुछ इतिहास भी नहीं मिलता है और एक नई संस्कृति आ जाती है जो बिल्कुल ही ग्रामीण है, शुरू कर रही है एकदम एक स्क्रैच से। उसको लिखना भी नहीं आता, उसकी अपनी लिपि भी नहीं है, वो केवल बोल रही है, बोलकर एक जगह से दूसरे जगह तक अपनी बातों का संचार कर रही है। अब एक बात बताना, ध्यान से सोचना आप लोग सब लोग, ठीक, कि जो ये ऋग्वैदिक पीरियड के लोग थे जो अभी कबीलाई थे, क्या वो लोग आपसे ज्यादा सभ्य थे? क्या उनकी थिंकिंग एबिलिटी आपसे ज्यादा थी? क्या उनको हर चीज का नॉलेज आपसे ज्यादा था? बताइए, क्या लगता है, लॉजिकल बताइए, नहीं हाँ सर। या ना? जिसको हाँ लगता है वो हाँ भी बोल सकता है, बिकॉज ये ही जरूरी है, हर चीज में आपका अलग भी व्यू हो सकता है। किसी को लगता है हाँ कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो लोग होंगे हमसे ज्यादा, तो उस समय की लिखी हुई चीजें हम लोग आज अक्षरशः क्यों मानते हैं? कुछ अच्छाइयां जरूर होंगी, पर क्या सब अच्छा होगा? तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अब आता है लेट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 बीसी से 600 बीसी। अब हमारे पास लोहा आ गया है, तो हम यहां से अब धीमे धीमे, आपको पता होगा कि जब भी आप पूरब की तरफ बढ़ते हो बारिश बढ़ती जाती है, जंगल बढ़ते जाते हैं, तो ये जंगली इलाके थे। और जब लोहा आया तो धीमे 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 लोग सिंधु घाटी सभ्यता से इधर की तरफ, क्योंकि इधर सूखा पड़ने लगा, और इस जगह पर इधर आने लगे, और इस एरिया में गंगा नदी के तटों पे कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाकों में बसना शुरू किए। आप देखोगे कि उत्तर वैदिक काल में, लेट वैदिक पीरियड में कुरुक्षेत्र का बहुत उल्लेख है ना? वो इसीलिए है कुरुक्षेत्र, पांचाल, इन इलाकों का, बिकॉज ये लोग शिफ्ट हो रहे थे साउथ की तरफ। ये इधर से अब सोचो ध्यान से, एक चीज ध्यान से सोचना, अगर वो इधर से आते तो इस तरफ जाते ना, और इधर पहले साक्ष्य मिलते, तो वो किधर से आ रहे हैं? इधर से आ रहे हैं, तभी तो इधर जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कॉमन सेंस है ना? तो आप देखोगे कि वो इधर से आए हैं और इधर बढ़ते चले जा रहे हैं, धीमे धीमे गंगा नदी तट के इलाके मेन जो पॉलिटिकल एरिया का मेन पॉलिटिकल एरिया में तब्दील हो जाएंगे, और ढेर सारी आपको अलग अलग प्रकार की जनपद दिखेंगे। जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े होते चले जाएंगे, उनका एरिया बड़ा होता जाएगा, और फिर कहा जाएगा महाजनपद। ठीक है, और यही महाजनपद, चूंकि लोहा भी मिल गया है, हम हथियार भी बना सकते हैं, लड़ सकते हैं, और जो ज्यादा ज्यादा शस्त्र रखेगा वो बड़ा राजा बन जाएगा, और फिर बनेगा मगध के साम्राज्य की स्थापना होगी। तो ये है आपके महाजनपदास जो हमें देखने हैं। 16 महाजनपद थे, इनका उल्लेख आपको 2 जगह मिलता है, अंगुत्तर निकाय और कहाँ मिलता है, बताइए भाई, किस जगह मिलता है भाई? भगवती सूत्र, सुना है भगवती सूत्र का नाम? ये भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है कि बौद्ध ग्रंथ है? जैन। बताइए। जैन वेरी ग्रंथ गुड। है। और अंगुत्तर निकाय जो जैन। था वो बौद्ध ग्रंथ था। तो ये जो 600 बीसी से 300 बीसी का पीरियड आप देखते हो, ये महाजनपद का पीरियड है। इस पीरियड में आपको मगध की एम्पायर्स बड़ी होंगी, मगध बड़ा होता जाएगा, और बाकी के अगल बगल के साम्राज्यों को खाता जाएगा, और इधर ढेर सारे आपको पांचाल, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, अस्मक, इस तरह के 16 महाजनपद आपको इनसे दोस्ती करनी है, इन्हें जानना है कि आखिर ये कौन से 16 महाजनपद थे जो हमारे इतिहास में 600 बीसी से 300 बीसी के पीरियड में पॉपुलर थे, और इनमें कौन ज्यादा पॉपुलर था। ठीक है, अब आता है ये अकेमेनिड एम्पायर। ये आपको एक एरिया दिख रहा है, और वो एरिया है ये वाला,
इस एरिया में आप देखोगे अंपायर्स बदलती जाएंगी, कभी अकेमेनिड एम्पायर होगी, कभी सासनीड एम्पायर होगी, कभी ग्रीक एम्पायर होगी। यहाँ ये एम्पायर जो बदलेगी वो यहाँ आक्रमण जरूर करेगी। तो पहला आक्रमण किसने किया? पर्शियन एम्पायर, अकेमेनिड एम्पायर। आप यहाँ पर जो पर्शियन देख रहे हो, यहीं पर सीथियन देख रहे हो, ऊपर आगे दिखाई देंगे। हिंदी में किस नाम से जाने जाते हैं सीथियन? कौन सा? सर शक शक। शक तो ये शक भी आएंगे। जब ये कमजोर होगा, इधर की एम्पायर कमजोर होगी, तो यहाँ पे आएंगे। अभी आगे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहला दारा प्रथम। आप लोग जो लोग भी नए हो, डेरियस प्रथम को जानिएगा, फेमस है, बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। देखो कितना इंपॉर्टेंट साम्राज्य। ये आपका ब्लैक सी है। ये कौन सा सी है छोटा सा? ये वाला एजोब एजोब है। ब्लैक सी के बगल में मरमरा मरमरा सागर है भाई। दिस इज ब्लैक सी, दिस इज मरमरा सी। एंड ये कौन सी स्ट्रेट है बताइए? बॉस्पोरस। बॉस्पोरस। फॉस्फोरस। ये मरमरा सी, ये एजियन सी, और यहाँ स्ट्रेट थी डार्डनलीज। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जब जो कभी एथेंस था, ये तुम्हारा अकेमेनिड डायनेस्टी, इतनी बड़ी। और इसी का शासक था दारा प्रथम, जिसने 516 बीसी के करीब भारत पर, इस एरिया पर आक्रमण किया था। दिख रहा है? और ये जो पर्शियन एम्पायर थी, अकेमेनिड एम्पायर थी, इसी का जब प्रभाव कमजोर होता है तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म होता है। और यहाँ देखिए, ये इजिप्ट में भी है, हल्का फुल्का लीबिया में भी है, इधर सिनाई पेनिनसुला से होते हुए यहाँ तक फैली हुई। उस समय इतना बड़ा साम्राज्य, 550 बीसी से 330 बीसी तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मगध का एक्सपेंशन। मगध में 3 राज्य बनेंगे 600 बीसी से 323 बीसी तक, जब तक आपका क्या नाम है, मौर्य वंश का स्थापना नहीं होगी। तो ये मगध है, इसकी शुरुआती राजधानी थी राजगृह, और बाद में वैशाली भी बीच में बनी थी। और यहीं पर बौद्धों की ढेर सारी संगीति भी हुई थी। बौद्ध की, जब हमारा गौतम बुद्ध मरे थे, उनके मरने के बाद 4 इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। उन मीटिंग को कहते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स। उन चारों मीटिंग को हमें जानना होता है, और कहाँ हुई ये भी जानना होता है। पहली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पहली पाटलिपुत्र में नहीं हुई थी, पहली राजगृह में हुई थी। कौन था? अजात शत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में हुई थी कोई बुद्धिस्ट काउंसिल? याद है किसी को? हुआ था पहला वहां पे। दूसरा कहाँ हुआ था? कौन था? यस सर। दूसरा कहाँ हुआ था? काशी। वैशाली। किसी का सेंटर गया है वैशाली, वहीं हुआ था दूसरा। और उस वहां उसके अध्यक्ष कौन थे वैशाली के बुद्धिस्ट काउंसिल के? महाकश्यप। महाकश्यप वहां कहाँ पहुंच जाएंगे? कालाशोक के समय में हुई थी वैशाली में, और महाकश्यप पहले में थे। बताइए रूपनम कौन थे वैशाली के? अशोक। अशोक कहाँ से हो जाएगा? अशोक अध्यक्ष थे। वैशाली के जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसके अध्यक्ष थे सुबुकामी। नाम सुना है सुबुकामी का आप लोगों ने? क्यों? सुबगामी। सुबुकामी। और राजा थे कालाशोक। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कश्मीर में कनिष्क के समय में। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस समय मगध साम्राज्य में हर्यक वंश पहले आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया। देखिए आप लोगों को याद होना चाहिए ये सारी चीजें। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो पहले हर्यक वंश आया बिंबिसार का, फिर शिशुनाग वंश आया, और फिर आया नंद वंश। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि हमें इस फिगर को भी खत्म करना है। अब आता है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर आक्रमण करता है 326 बीसी के समय। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया मगध पर, किसका शासन था, कौन से वंश का शासन? दिख रहा है आपको कौन सा वंश है मगध में?
नंदवंश। नंद, धनानंद का शासक। सनंदवन गानानंद धनानंद का। होती है। ये देखिए यहाँ से चलता हुआ सिकंदर, सिकंदर को किसका शिष्य माना जाता है, बता सकते हो? सिकंदर को कौन सा बड़े फेमस थे उसका शिष्य माना जाता है? अरे बड़े फेमस फिलोसोफर है भाई, बताइए निशित, सिकंदर किसके शिष्य माने जाते हैं, बता सकते हैं? सर अरिस्तु के थे क्या? तो सुकरात के शिष्य माने जाते हैं प्लेटो, प्लेटो के अरस्तु, अरस्तु के सिकंदर। तो ये सिकंदर पैदा हुए थे मैकेडोनिया में। मैकेडोनिया की कैपिटल क्या है बताइए? नॉर्थ मैकेडोनिया कुछ कैपिटल है इस समय यूरोप की एंटलोप, देश? हाँ, एंटवर्प तो बेल्जियम। स्कॉपजे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सीजन। तो मैकेडोनिया कैपिटल है स्कॉपजे। तो वहीं से आया था आपका क्या नाम है अलेक्जेंडर, और ये क्रॉस करते 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 इधर सब कुछ जीतते हुए चला गया। लेकिन जैसे ही वो मरा ग्रीस साम्राज्य समाप्त हो गया, क्योंकि उसने उसको मजबूत नहीं किया था, कॉन्सोलिडेट नहीं किया था। तो 326 बीसी में यहाँ पर आक्रमण करता है नंदवंश के समय में। और इसके आक्रमण का एक फायदा ये होता है कि इस एरिया में अव्यवस्था व्याप्त हो जाती है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को मजबूत होने में मदद करती है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को इनका साथ भी मिल जाता है नंद को हराने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य पर। 323 या 322 बीसी में इनका शुरू होता है। 187 बीसी, कहीं 185 बीसी यहाँ तक चलता है। और शुरुआत में ये यहाँ इस एरिया में रहते हैं गांधार, क्योंकि ये ग्रीक्स को हरा देते हैं, सेल्यूकस को हरा देते हैं, तो इस एरिया में भी इनका कब्जा हो जाता है। फिर इस एरिया में बंगाल की तरफ भी इनका रहता है। और इवन हम लोगों को यहाँ पर गिरनार में सुदर्शन झील मिलती है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था, याद है सुदर्शन झील का? यस सर। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर भी इनका वो था, प्रभाव था। फिर उसके बाद ये देखिए, जब हमारा स्टार्ट में चंद्रगुप्त के बाद अशोक के समय में, ये देखिए कितना बड़ा साम्राज्य है, देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक। ये देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा बांग्लादेश एंड इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया था इंडिया के कंट्रोल में। ठीक है, ऐसा कैसे पता चलता है कि ये था? क्योंकि यहाँ पर हमारे पिलर्स पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर उन्होंने पिलर्स लगवाए थे अशोका ने, कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो अशोका का साम्राज्य बहुत बड़ा था। फिर ये देखिए अशोका के एडिक्ट्स हैं। अशोका ने जगह जगह पिलर्स पे संदेश लिखवाए हुए थे। वो पिलर्स कहाँ कहाँ से पाए गए हैं वो अलग अलग हम लोग देखेंगे। ये सारे कुछ जगह से, कांधार से पाए गए हैं, सहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, मेरठ, इन जगहों से पाए गए। ठीक, अब गुप्त मौर्य साम्राज्य समाप्त होगा तो आएंगे इंडो ग्रीक। यही जो इंडो ग्रीक थे जिनको छोड़ गया था अलेक्जेंडर, जो यहीं बस गए थे, अपना साम्राज्य बना लिया था, इन्हीं लोगों ने क्या किया था, इधर आक्रमण किया इंडो ग्रीक्स ने, जब मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ। ठीक है, इन्होंने सोने के सिक्के भी चलवाए, स्टार्ट किए पहली बार इंडिया में। ठीक है, फिर जब इंडो ग्रीक कमजोर हुए थोड़ा, तो हमारे शक शासक आए, रुद्रदामन वगैरह, 5 शाखाओं में बढ़ गए, उज्जैन के अलग, मथुरा के अलग, साकल के अलग। तो अलग अलग जगह के जो है शक शासक इंडोसिथियंस, इन्होंने अपनी 5 शाखाएं स्थापित की, 5 ब्रांचेस स्थापित की, और ये काफी समय तक इन लोगों ने शासन किया, 400 AD तक। इसी शक को समाप्त करेंगे एक गुप्त शासक। कौन थे वो गुप्त शासक जिन्होंने शकों को मारा था, जिनको शकारी कहा जाता था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। और कौन से थे वो जो शासक जिसको मारा था, बता सकते हैं? रुद्र सिंह तृतीय। अब आते हैं जब, तो ये यही इंडोसिथियन है। ठीक है, इनका दूसरा मैप एक ये है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद इंडो अच्छा हाँ, सीथियन कहाँ से आते हैं, किधर के लोग होते हैं? हमने आपको दिखाया था ब्लैक सी से ऊपर, तो ये भी ईरानियन शाखा के थे। और जो पार्थियन थे ये ब्लैक सी से, जहां पर अभी आप अकेमेनिड एम्पायर देखोगे, दिखाए थे हम आपको, वहीं पर पार्थियन एम्पायर बाद में फैली थी।
वहां से आए थे इंडो पार्थियन, गोंडो फर्नीज वगैरह, बहुत इनका ज्यादा वो नहीं था, सॉरी गोंडो फर्नीज नहीं, वो इंडो पार्थियन दूसरे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आए थे, ठीक। और नहीं, गोंडो फर्नीज ही था, सॉरी। तो ये तुम्हारा जो है इंडो फर्नीज, सॉरी इंडो पार्थियन जो थे पहला वंश, ये बहुत कम समय तक थे, बहुत ज्यादा समय तक नहीं थे। उसके बाद जो आएंगे वो बहुत प्रसिद्ध है, और वो है हमारे कुषाण शासक, ठीक है। शुंग और कण्व के बाद ये कुषाण एम्पायर। अब ये कहाँ से आए थे, किस एरिया से आए थे, कोई बता सकता है कुषाण लोग कहाँ से आए थे, बताइए। कुषाण लोग किधर से आए थे? कुषाण लोग आए थे चाइना से। चाइना के खाना बदोश लोग थे, नोमैडिक्स लोग थे, जो घूमते थे इधर उधर, 5 शाखाओं में बढ़ गए थे, उनमें से एक शाखा थी कुषाण। और देखो अभी तुमको जो पार्थियन एम्पायर बताया था, ये देखिए वही है इंडो पार्थियन। सीथियन इधर से आए थे, पार्थियन इधर से आए थे। तो जब जब ये लोग मजबूत हुए पार्थियन लोग, तो इंडो ग्रीक कमजोर हो गए। ये जो कुषाण एम्पायर थी, ये बहुत ही प्रसिद्ध एम्पायर इसलिए थी क्योंकि ये उस चौराहे पर थी जहां से कई रास्ते जाते थे। तो व्यापारी जो इस रास्ते से जाते थे वो कुषाणों को पैसा देते हुए जाते थे, और कुषाण क्या करते थे, उनसे टैक्स ले लेकर बहुत रईस हो गए थे। इसी वजह से कुषाणों ने ढेर सारे सोने के सिक्के चलाए, क्योंकि उनके पास पैसा था। जो पुराना सिल्क रूट था उसी के चौराहे पर बैठे थे कुषाण लोग, ठीक है। तो सिल्क रूट एक फेमस रूट था, उसी का ये चौराहा है जहां पर कुषाणों की वो इंडिया तक भी थी, विदेश में भी थी। आप देख सकते हो तुर्कमेनिस्तान वगैरह, किर्गिस्तान, इन सब जगहों पर भी इनकी सत्ता थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शासक थे। कनिष्क इसके बहुत प्रसिद्ध शासक थे। फिर आपके सातवाहन वंश साउथ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमुक ने इनकी स्थापना की थी। जब मौर्य वंश कमजोर हुआ तो दक्षिण में सातवाहन वंशों ने अपनी नींव रखी। एक बहुत बड़ा वंश था, जब ये समाप्त होंगे तो छोटे छोटे चालुक्य वालुक्य पैदा होंगे, ठीक है। संगम युग में ये 3 वंश आपको देखने को मिलेगा, चोल, ठीक है, चोल, चेर और पांड्या, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये इनकी बड़ी खासियत है, ये एक समय कम मजबूत होते हैं शुरू में, फिर ये बीच में कमजोर हो जाते हैं, फिर मजबूत होते हैं। खासकर चोल, चोल शुरुआत में मजबूत होते हैं, करिकाल वरिकाल होते हैं, फिर बाद में यहीं पर आपको पल्लव वंश देखने को मिलेगा, ठीक है। बाद में ये फिर चोल का मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो और उस समय जब ये मजबूत होते हैं तब राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, पांड्य यहीं रह जाते हैं, ये ज्यादा मजबूत नहीं होते, यहीं रहते हैं। चेर भी यहीं रह जाते हैं, छोटे एरिया में सीमित रह जाते हैं। चोल मजबूत होता है बीच में, ठीक है। गुप्त साम्राज्य, ये बड़ा सा साम्राज्य आप देख रहे हो, ये गुप्त साम्राज्य है, ठीक। और इसके संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं, वैसे चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं इनके मेन संस्थापक, ठीक है। इनके फाउंडर कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ये देखिए गुप्त साम्राज्य। और जब गुप्त साम्राज्य इधर था उसी समय यहाँ वाकाटक थे, इधर कदम्ब थे, इधर कलभ्रास थे, ठीक है। और ये पूरा, और यहाँ सासनीड एम्पायर आ गई थी पर्शिया में, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देखो आराम से समझते हुए चल रहे हैं। अगर आप जो पीरियड देख रहे हैं उस पीरियड में कौन कौन कहाँ था, तो आपको पता चल जाएगा कि गुप्त वंश का किससे संबंध होगा, शादी का वाकाटक से होगा कि नहीं होगा, बताइए। और वाकाटक लोगों का कदम्ब से इसको संबंध होगा, यही सब चलता रहता है। गुप्त जब जो कमजोर हुए तो उस समय में जहां पर गुप्त थे वहां पर कई वंश बने, और उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध वंश था वो था पुष्यभूति वंश, और इसको वर्धन वंश भी कहते थे। और इसका मौखरी वंश के साथ वैवाहिक संबंध था। बाद में पुष्यभूति वंश ही कन्नौज का स्वामी बन गया, और हर्षवर्धन कन्नौज के मेन हीरो बन गए। और इधर जब यहाँ पर हर्षवर्धन थे, इधर चालुक्य थे, और चालुक्यों के शासक पुलकेशिन से उनका लड़ाई होता था। और जब चालुक्य इधर थे उसी समय यहाँ पल्लव थे। तो हर्षवर्धन के समय में 3 इंपॉर्टेंट शक्तियां थी। इधर खुद वो यहाँ पर नर्मदा नदी के नीचे चालुक्य, और इधर आपका पल्लवास। तो ये 3 में लड़ाई होती थी। कौन किसको हराता था? ये इसको हराते थे और ये इसको हराते थे। आगे देखेंगे तो दक्षिण वाले सबसे मजबूत, ये इसको हराएंगे, ये इसको हराएंगे। और इधर मैत्रक वंश था, ठीक। तो मौखरी और पुष्यभूति, ठीक।
अब इसके बाद आता है, ये उसी समय का पीरियड है, ठीक, जब वो क्या नाम है 600 एडी का, जब हमारा गुप्त वंश कमजोर होता है। इधर थानेश्वर के पुष्यभूति होते हैं, कन्नौज के मौखरी होते हैं, इधर गौड़ होते हैं, इधर गुर्जर प्रतिहार छोटे ही रहते हैं, भी फेमस नहीं होंगे। फिर वल्लभी मैत्रक होते हैं, थोड़ा सा कलचूरी होते हैं। फिर इधर आपका चालुक्यास धीमे धीमे बढ़ने लगते हैं, ठीक। और यही चालुक्या जो है बढ़ के अभी मजबूत बनेंगे। फिर वहां पर राष्ट्रकूट होगा, आएगा राष्ट्रकूट वंश। फिर एक समय पहली बार अरबों ने आक्रमण किया था, कहां पर? अरबों ने पहली बार आक्रमण किया था सिंध पर। सिंध का उस समय शासक थे राजा दाहिर, और मोहम्मद बिन कासिम ने उस पर आक्रमण किया। राजा दाहिर के वंश को चाच वंश कहा जाता था। उससे पहले यहाँ राय वंश का शासन था, और उससे पहले ये ईरान का हिस्सा था, जहां पर सासनीड वंश का शासन था। तो सिंध में पहले राय वंश आया, फिर चाच वंश आया, और उसके बाद यहाँ पर अरब बस गए। तब से यहाँ पर मुस्लिमों का ही शासन रहा। और ये जो अरब थे, जब इधर गुर्जर प्रतिहार आएंगे तो ये लोग अक्सर यहाँ पर अटैक करते रहा करेंगे, और गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों के इस आक्रमण को रोका था, ठीक है। तो अरब जो है सफल नहीं हो पाए, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार उनको रोकने में सफल हो गए, इसीलिए अरब भारत में अपना शासन बनाने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन तुर्क हो गए, ठीक है, फारसी हो गए। बादामी के चालुक्य, अभी हमने बताया वही चालुक्य जो कि पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय जिसके शासक थे, जिन्होंने हराया था हर्षवर्धन को, वो यहाँ पर महाराष्ट्र के इलाके में और कर्नाटक के इलाके में शासन करता था। और यहीं उसके नीचे पल्लव वंश का शासन था, और पल्लव वंश की लड़ाई चालुक्य से, चालुक्य की लड़ाई हर्षवर्धन से, ये चलती रहती थी। और जब यहाँ पर हर्षवर्धन समाप्त हो गए, यहाँ चालुक्य समाप्त हो गए, और यहाँ गौड़ समाप्त हो गए, तो यहाँ पैदा हुए पाल, इधर पैदा हुए गुर्जर प्रतिहार, और इधर पैदा हुए राष्ट्रकूट। अब ये तीनों में एक संघर्ष है। क्या? एक साहित्यिक नगरी थी कन्नौज, जिसको हर्षवर्धन ने बहुत प्रसिद्ध कर दिया था। इस पर कब्जा करने की होड़ मची। कितने साल चला ये होड़? 200 वर्ष। 200 वर्ष गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों में लड़ाई हुई। इन लड़ाइयों में अक्सर कौन जीतता था? राष्ट्रकूट। लेकिन आखिर में कन्नौज किसके अंडर में रहा? किसके अंडर में रहेगा? जिसका शासन उधर रहेगा, बताइए किसके अंडर में रहेगा? गुर्जर प्रतिहार। अब ये गुर्जर प्रतिहार जब कमजोर होंगे तो इनके जितने भी सरदार थे, परमार, चंदेल, ये सब अपने को आजाद कर लेंगे, चहमान, ये सब क्या बन जाएंगे? शासक बन जाएंगे, ठीक है। और ये आपका चोल वंश है। चोलों की शासन, चोलों की सत्ता कहाँ तक थी? चोलों की सत्ता इंडोनेशिया, मलेशिया तक थी। यही मलेशिया जहां पर किंटा वैली है और टिन का उत्पादन होता है किंटा वैली, और ये सुमात्रा जहां पर सिनाबुंग वोल्केनो है। तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ तक चोल अंपायर फैला हुआ था। और चोल अंपायर में जो सबसे प्रसिद्ध थे, जो सबसे ज्यादा वीर थे, वो कौन थे? राजेंद्र चोल। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजराज चोल। इस बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। किसने? राजेंद्र प्रथम। तो आप सोच सकते हैं, एक से एक महान राजा हुए थे। उनके अंदर वो श्रीलंका तक, वहां तक श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया था। इधर हमने पांड्यराज देखा ही हुआ था, ठीक है। और इधर आपका चेर, इन दोनों का प्रतीक देख लो। चोलों का प्रतीक चिन्ह था टाइगर, पांड्य का मछली, और चेर का धनुष बाण, ठीक है। फिर आपका जो है चावड़ा वंश, इधर गुजरात में 3 वंश लाइन से आएंगे। चावड़ा के बाद आपका सोलंकी वंश, जिसको गुजरात का चालुक्य वंश भी कहते हैं, यही प्रसिद्ध है। इसके समय की आप बहुत चीजें देखने को मिलेगी। इसी के समय में मोहम्मद गौरी ने भी आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने भी किया। महमूद गजनवी जीत गया था, लेकिन मोहम्मद गौरी हार गया था, ठीक है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। तब आपका मूल राज की माँ जो थी नायिका देवी थी, और भीम द्वितीय की माँ, उन लोगों ने लड़ाई किया था और वो हार गया था मोहम्मद गौरी। लेकिन महमूद गजनवी जीत गया। तब भीम प्रथम शासक थे, और इसी भीम प्रथम की शासक रानी थी उदयमती, जिन्होंने रानी की वाव नाम की एक वो बनाया था, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
तो रानी की वाव देखिएगा, घूमिएगा, मिलेगा आपको। फिर वाघेला वंश, ये वाघेल वंश के ही राजा कौन थे? कर्ण थे, जिनको हराकर किसने गुजरात पर अपना वो कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन्हीं कर्ण की लड़की थी देवल देवी, ठीक है, जिनकी अलाउद्दीन खिलजी के लड़के के साथ, खिज्र खान के साथ शादी वादी हुई थी, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। फिर आपका चंदेल वंश, इधर हम लोग देख लेते हैं कि जब गुजरात गुर्जर प्रतिहार वंश कमजोर हुआ तो कौन कौन से वंश पैदा हुए। खजुराहो के मंदिरों को आप सबने देखा होगा, उस मंदिर को बनाने वाले यही चंदेल थे, खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले चंदेल वंश के शासक। फिर इधर आपका परमार वंश का शासक हुआ, इसमें एक राजा भोज थे, जिन्होंने सरस्वती विद्यालयों का निर्माण कराया था और इन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, ठीक है। इनकी राजधानी थी धारा। और फिर इधर आपका जब राष्ट्रकूट कमजोर हुए तो इस इलाके में आपका कौन आया था? पश्चिमी चालुक्य। तो अब आप देख सकते हो ध्यान से, यहीं पर पहले कौन था? सातवाहन। वो कमजोर हुए तो कौन आया? बादामी के चालुक्य। वो कमजोर हुए तो कौन आया? राष्ट्रकूट। वो कमजोर हुए तो कौन आया? कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य। और जब पश्चिमी चालुक्य यहाँ होंगे उसी समय इधर चोल होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई होगी इन दोनों में, ठीक है। इधर परमार होंगे तो इनमें भी लड़ाई होगी, इधर गुजरात के चालुक्य होंगे, तो ये सब थोड़ा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, जो जहां रहेगा तो लड़ाई तो होनी ही है। महमूद गजनबी का आक्रमण होता है 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में। मैं बताया था यहाँ पर सोलंकी वंश का शासन था, यहाँ परमार थे, इधर चंदेल थे, गुर्जर प्रतिहार के जो छोटे छोटे बचे हुए लोग थे वो थे, इधर वेस्टर्न चालुक्य थे, इधर चोला थे, राजेंद्र प्रथम, उनको पता भी नहीं चला कि महमूद गजनबी ने आक्रमण कर दिया। इधर पाल थे, और महमूद गजनबी ने 27 बार भारत पर, 17 बार 27 बार भारत पर आक्रमण किया, और सबसे भीषण आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर। और उस समय कौन शासक था गुजरात का? भीम प्रथम। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये आता है होयसल साम्राज्य, इसी जगह पर नीचे एक होयसल साम्राज्य भी आता है। इनका नाम इसलिए है कि उन्होंने अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए थे। फिर इधर आपका काकातीय वंश, जिसकी बहुत प्रसिद्ध रानी थी, कौन सी? रुद्रम्मा देवी, ठीक है। काकातीय वंश ये तेलंगाना में था। इस पर कौन आक्रमण करेगा? यही आपके आक्रमण करेंगे। पहले तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी। आक्रमण करेगा स्टार्टिंग में, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक भी इसको मिला लेगा। यादव वंश, ये यादव देवगिरी के हैं, यहाँ पर इनकी राजधानी जो थी वो देवगिरी थी, और इन पर आक्रमण किया था किसने? आपका खिलजी ने, ठीक है। और खिलजी ने इसको मिला लिया था सल्तनत में। और फिर आता है मोहम्मद गौरी, और फिर ये आक्रमण करता है। उस समय यहाँ पर रहते हैं चहमान वंश, पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इनको हराकर ये इस एरिया में कंट्रोल करता है, और फिर 1206 में सल्तनत वंश की स्थापना होती है, और ढेर सारे जो है शासक बनते हैं, ठीक है। मामलूक वंश। चलिए आज हम यहाँ पे ही आप लोग को छोड़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग, या अगर कहेंगे तो आगे खत्म कर दें इसको, क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? बताइए क्यों इसको खत्म कर दिया जाए? ज्यादा बचा नहीं है, बस खत्म ही है, खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मामलूक वंश जो तुम्हारा क्या नाम है, हाँ, आपका जो है मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, और फिर 1206 में जब मोहम्मद गौरी मर जाता है तो उसका जो दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मामलूक वंश की स्थापना करता है। फिर दिल्ली सल्तनत में इधर आपका मामलूक वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, और देखिए सबसे बड़ा साम्राज्य किसमें है? तुगलक वंश में। साउथ में भी है, लेकिन यहीं से टूटना शुरू होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 बड़े साम्राज्यों की स्थापना होगी, तो क्या कई, बंगाल के सल्तनत की भी स्थापना होगी, और इधर आपका विजयनगर साम्राज्य, इधर बहमनी, और यहाँ पर तुंगभद्रा के इधर आपका बंगाल सल्तनत, इधर कश्मीर सल्तनत। तो कई चीजों की स्थापना होगी किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। देखिए नए राज्यों का उदय, बंगाल सल्तनत,
फिर आपका सैयद वंश तो हो ही जाएगा, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, मालवा सल्तनत। कौन था मालवा सल्तनत का राजा, बता सकते हो आप लोग? फेमस था बहुत। वो युद्ध हुआ था जो कीर्ति स्तंभ की स्थापना हुई थी, राणा कुंभा से लड़ाई हुई थी। किसकी हुई थी? महमूद लोदी की हुई थी। नाम जानते हो? महमूद लोदी और राणा कुंभा में लड़ाई हुई थी। फिर यहाँ पर खानदेश सल्तनत, फिर इधर आपका गुजरात सल्तनत और जौनपुर सल्तनत। सोचिए कितने नए राज्य बन गए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही। धीमे धीमे उन्होंने अपने आप को आजाद कर लिया। मेनली बहमनी और विजयनगर तो बहुत ही बड़े हो गए। इन दोनों में आपस में लड़ाई हुई 200 साल तक। फिर सैयद वंश तुगलक के बाद आता। देखिए तक सैयद वंश की कितनी छोटी, अभी आप देखे थे कि तुगलक वंश कितना बड़ा था और सैयद वंश कितना छोटा हो गया, देख रहे हैं? अब बताइए उदित जो तुगलक वंश था उसके समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तैमूर का नाम सुना था? तैमूर, ये देखिए तैमूर का साम्राज्य, इसने किसके समय में आक्रमण किया था भारत में? तुगलक वंश के समय में। कौन शासक था बता सकते हैं? 1398 में किया था आक्रमण। कौन था शासक बताइए, कोई भी व्यक्ति? शासक सर याद था सर, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन। ठीक है, तो इधर देखिए जब यहाँ पर सैयद वंश था तो इधर तोमर वंश था, इधर गुजरात की सल्तनत थी, इधर खानदेश सल्तनत थी, बहमनी सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, पूर्वी गंग, गोंडवाना के लोग, जौनपुर सल्तनत वही इब्राहिम शर की, और इधर बंगाल सल्तनत, और इधर शाहमीर की सल्तनत कश्मीर वाली। तो ये वो समय था जब एकदम से दिल्ली सल्तनत तबाह हो गई। फिर आया लोदी, थोड़ा सा बढ़ाया, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के बाद से फिर आते हैं मुगल वंश, और फिर आपका ये पूरा का पूरा 1526 से 1857 तक उन्हीं का शासन रहता है। थोड़े बहुत लोग उस समय पॉपुलर हो पाते हैं, जैसे कि जब वो कमजोर होते हैं तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने अपना इतिहास मैप के थ्रू देखा, कहाँ से कहाँ तक, पूरा स्टोन एज से लेकर 1857 तक का इतिहास। इस इतिहास को अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करिएगा, लिंक करने की कोशिश करिएगा। जितने भी नए बच्चे हैं प्रॉपरली उसको बार बार दिमाग में चलाने की कोशिश करिए। यही है अपना इतिहास, इतना ही है, इसको बना लोगे तो आपका पूरा इतिहास तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं, इसी को स्टार्ट करते हैं विस्तार से। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते, प्रणाम सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।